प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति करते हैं। तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, इन्हें हम इसे एक बार दोहराते हैं। तो पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं पहले। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी किसी वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो या स्थान का यानी जगह का नाम हो, तो इन नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर: सुरेश, दिल्ली, शहर, पानी, बचपन, परिवार आदि। ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, हम देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखो: मदर टेरेसा, हिमालय, गंगा, ताजमहल आदि। अभी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के समस्त प्राणियों का या वस्तुओं का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है गांव, शहर, पुस्तक, नदी आदि। अभी आगे है तीसरा भाववाचक संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के भाव का या गुण दोष का पता चलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर: बचपन, उदासी, सुंदरता, खुशी आदि। अभी चौथा है समूहवाचक संज्ञा। अभी समूहवाचक संज्ञा यानी क्या? तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के समूह का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं: सेना, भीड़, सभा, परिवार आदि। अभी 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से नाप या तौल वाली वस्तुओं का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है दूध, पानी, तेल आदि। अभी हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनामों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी उदाहरण देखो: मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। अभी सर्वनाम के भेद देखते हैं। तो सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां है सर्वनाम। अभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग
वक्ता, वक्ता यानी कौन? बोलने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं इनके 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी उत्तम पुरुषवाचक यानी क्या? तो बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति जो है वह अपने लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, मैंने, यह सब उदाहरण क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी ये सर्वनाम का वह रूप है जिससे सुनने वाले का ही बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर उदाहरण है तू, तुम, आप, तुम्हें आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता या श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है वह, वे, उसे आदि। तो दूसरा है, अभी आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम यानी क्या। तो निजवाचक सर्वनाम मतलब निज का अर्थ है अपना, यानी कि जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि के उदाहरण हैं। आगे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चित करता है, व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है यहाँ पर यहाँ, वह, ये निश्चयवाचक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण हैं कोई, कुछ, किसी आदि। अभी 5वां है सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण हैं कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। अभी आखिरी संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है। क्या? संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। अभी हम विशेषण देखते हैं। विशेषण की परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखो, लड़की, यहाँ पर लड़की यह संज्ञा है और उसके बारे में अधिक जानकारी क्या मिली है? वह सुंदर है। तो ये क्या है? विशेषण है। सुंदर यह विशेषण है। 4 केले खरीदो, यहाँ पर 4 यह विशेषण है। हाँ, और केले यह क्या है? संज्ञा, मतलब केले के बारे में अधिक जानकारी हमें मिली है। अभी विशेष्य की परिभाषा देखते हैं। विशेष्य यानी क्या?
तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, ताज़े फल, थोड़ी शक्कर। तो यहाँ पर फल यह विशेष संज्ञा है और ताज़े यह क्या है, विशेषण है। थोड़ी शक्कर, शक्कर यह क्या है, विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है। तो यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह शब्द कौन सा है यहाँ पर, थोड़ी, यानी कि थोड़ी यह क्या है, विशेषण है। अभी विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण यानी क्या देखते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अभी दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये जो संख्यावाचक विशेषण है तो भेद होते हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी क्या, तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो देखो, बहुत लोग, तो यहाँ पर बहुत यह कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कितने लोग हैं यहाँ पर इसका यहाँ बोध नहीं होता। फिर 10 रुपये, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, 10 रुपये यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। चिड़िया, चिड़िया कितनी है, 4 है, निश्चित मालूम है, निश्चित संख्या का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अभी परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या, तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, तो इनके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या, तो जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से किसी निश्चित नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखो, 2 मीटर 5 किलो, ये जो 2 मीटर 5 किलो है यहाँ हमें निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर देखो, आगे देखते हैं, बहुत, थोड़ा, बहुत अनाज, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यानी कि हमें पता नहीं, बहुत यानी कितना है, थोड़ा यानी कितना नाप का पता नहीं चल रहा है कितना है, इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अभी ये विशेषण यानी क्या, तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है
तो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराती है, देखो, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, वह लड़का खेल रहा है, और दूसरा उदाहरण है, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। तो पहला जो उदाहरण है, वह लड़का खेल रहा है, मैंने देखा कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है और यह शब्द संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लड़का, यह एक क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले वह ये सर्वनाम है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। यहाँ पर शेर यह संज्ञा है और शेर के पहले यह सर्वनाम आया हुआ है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अभी उपसर्ग यानी क्या, यह जानते हैं। देखो, उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, अ, आ, उप, अन, औ, स, कु आदि। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो देखो यहाँ पर, जैसे अन प्लस पढ़, उससे क्या बन गया? अनपढ़ शब्द बन गया। अध प्लस पका यानी अध पका। तो यहाँ पर अन यह क्या है? शब्दांश है, और मूल शब्द यहाँ पर पढ़ है, यानी शब्दांश और मूल शब्द जुड़कर नया शब्द कौन सा बन गया? अनपढ़। तो उसी प्रकार अध प्लस पका, और पका यह मूल शब्द है, तो उससे शब्द कौन सा बन गया? अधपका। यानी जो मूल शब्द है, तो मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगा है उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी पढ़ यह मूल शब्द है और अन यह उपसर्ग है, पका यह मूल शब्द है, तो अध यानी उपसर्ग है। अभी प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय यानी क्या? तो देखो, प्रत्यय यानी, प्रत्यय की पहली परिभाषा पहले देख लेते हैं हम। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, ई, आई, वाला, दार, ईय आदि है, ये शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय हैं। तो देखो, उदाहरण दिए हैं, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, लेख प्लस इत लिखित। यानी राष्ट्र यह मूल शब्द है और ईय ये उन्हें प्रत्यय लगा है, तो इससे कौन सा शब्द नया शब्द बन गया? राष्ट्रीय। लेख प्लस इत, इससे इत यह क्या है? प्रत्यय है, तो मूल शब्द लेख है, तो इत यह प्रत्यय है, तो कौन सा शब्द नया बन गया? लिखित। ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अभी कृत प्रत्यय यानी क्या? तो कृत प्रत्यय मतलब जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों को निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। यानी कि क्रिया यानी आपको मालूम है एक्शन, मतलब अभी लिख, चढ़ है क्रिया, तो लिख से लिखावट या लिखाई, मतलब आवट या आई, यह क्या है? उसके प्रत्यय है, तो उससे क्या बन गया? लिखावट, ये नया शब्द बन गया, या तो लिखाई यह नया शब्द बन गया, तो उन्हें क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय यानी क्या? तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दुकानदार, यहाँ पर दुकान यह क्या है? संज्ञा है,
और उसे दार यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो उससे नया शब्द क्या बन गया? दुकान। तो परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे अभी हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखो प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं तुम, खुद और कौन। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है खुद, यह क्या है? उसका उत्तर है, यह सही है। दूसरा प्रश्न है अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। रेखांकित शब्द के विशेषण का भेद कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण और तीसरा विकल्प है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर अधिक जो रेखांकित किया हुआ शब्द है उसका भेद है विशेषण का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न उत्साह, दयालु, बचपन आदि उदाहरण किस संज्ञा के भेद हैं? देखो विकल्प भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है भाववाचक संज्ञा, ये विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है लुहारी में लगा प्रत्यय कौन सा है? अब यहाँ पर पहला विकल्प इन है, दूसरा विकल्प न है और तीसरा है ऋण। विकल्प है इन, यह क्या है? सही विकल्प है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत चुनिए। देखो गाड़ी वाला शब्द में मूल शब्द गाड़ी है, तो ये सही है या गलत है? मूल शब्द क्या है? गाड़ी है, तो ये विधान सही है। तो दूसरा प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कुल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यह विधान सही है या गलत है? देखते हैं। तो यहाँ पर प्रति यह उपसर्ग है, तो इसीलिए यह विधान गलत है। तीसरा प्रश्न है ताजमहल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है या गलत है? ताजमहल यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, यानी ये सही है, ये विकल्प सही विकल्प है। चौथा है वह स्वयं ही चला गया। वाक्य में स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ये वाक्य सही है, तो ये विधान सही है। आगे देखते हैं प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह में आने वाले उचित विकल्प को चुनिए। देखो पहाड़ी की डैश ने नेहा को थका दिया। अभी विकल्प दिए गए हैं चढ़ना, चढ़ाई या चढ़ाई। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है चढ़ाई, ये क्या है? सही है, यानी पहाड़ी की चढ़ाई ने नेहा को थका दिया। दूसरा है यह खिलौना डैश है। अभी विकल्प है तुम, तुम्हारी या तुम्हारा, तो यहाँ पर आएगा यह खिलौना तुम्हारा है, मतलब तीसरा विकल्प जो है तुम्हारा, यह सही है। आगे तीसरा प्रश्न है सपना दुकान से डैश कपड़ा लाई। विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2 मीटर और तीसरा विकल्प क्या है? 4 लीटर। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है 2 मीटर, यह सही है। तो देखो सपना दुकान से 2 मीटर कपड़ा लाई। अभी चौथा प्रश्न है दुकानदार शब्द का प्रत्यय डैश है। तो विकल्प है पहला विकल्प दार है, दूसरा दुकान और तीसरा दर। तो यहाँ पर दार यह विकल्प है, ये विकल्प सही है। तो देखो दुकानदार शब्द का प्रत्यय दार है। अभी चौथा प्रश्न है
विशेषण शब्दों और उनके भेदों की सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर आपको जोड़ियाँ कैसी मिलानी है देख लीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ ऊपर विशेषणों के भेद दिए गए हैं और बाईं तरफ विशेषण शब्द दिए हैं। तो आपको विशेषण शब्द का सही भेद पहचानना है और उसी शब्द के सामने जो भेद है वहाँ सही चिन्ह आपको लगाना है। तो देखो कैसे करना है। तो यहाँ पर पहला है 5 पुस्तकें। तो आपको पता होगा कि यह 5 है, उसका भेद क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। तो उसका उत्तर है संख्यावाचक विशेषण। तो 5 पुस्तकें जो है उसके सामने बराबर जो संख्यावाचक विशेषण है उसके नीचे हमने सही चिन्ह लगाया। अभी दूसरा है इसी प्रकार यह बालक। तो विशेषण क्या है? यह है यहाँ पर। तो उसके बराबर अभी ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। तो अभी हमें सार्वनामिक विशेषण के वहाँ जाना है और बराबर यह बालक के सामने और सार्वनामिक विशेषण के कॉलम में आपको क्या करना है? सही चिन्ह लगाना है। उसके बाद काला, यह विशेषण है। तो काला यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो काले के बराबर सामने और गुणवाचक विशेषण के कॉलम में नीचे आपको सही चिन्ह लगाना होगा। नेक्स्ट है 2 मीटर। अभी यहाँ पर 2 मीटर ये उसका उत्तर है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा भेद है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के बराबर नीचे उस कॉलम में 2 मीटर के बराबर सामने हमें सही चिन्ह लगाना है। तो मुझे लगता है सही जोड़ियाँ कैसे लगानी है ये आपको समझ में आया। तो बच्चों, आज हमने जितना व्याकरण पढ़ा उसका अच्छी तरह से अभ्यास करो। धन्यवाद।